दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आप सभी जानते हैं हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उपयोगिता ह्रास नियम, जिसके अंतर्गत उपयोगिता क्या होती है हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। उपयोगिता के प्रकार, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता दोनों पर चर्चा कर ली है। इसके बाद उपयोगिता ह्रास नियम भी हमने देख लिया है। आज हमें समझना है उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, आज हमारा ये मेन टॉपिक है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन में जो हमने पीछे पढ़ लिया है इस चैप्टर का, वह क्या है, एक बेस स्ट्रक्चर है। उसी के आधार पर हमें उपभोक्ता संतुलन को समझना है। तो क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी है उपभोक्ता संतुलन को समझने में, वो चीज हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उपयोगिता समझा, फिर उपयोगिता की माप समझी हुई थी। तो उपयोगिता की जो माप है वह दो दृष्टिकोणों से की जाती है, एक क्रमवाचक दृष्टिकोण और एक गणनावाचक दृष्टिकोण। तो जो हमें अभी काम आने वाला है वो है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसका हमें प्रयोग करना है किसमें, उपभोक्ता संतुलन में। इसके समर्थक कौन थे, मार्शल। दूसरा दृष्टिकोण था क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से जो क्रम होता है उसके अनुसार गणना की जाती है। उसका प्रयोग आज हमें करना नहीं है, तो उसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे। उसका प्रयोग जब करेंगे तब उसको देखेंगे। आज हमें करना है किसका, जो मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण है। गणनावाचक मतलब कि जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत, इनके बीच क्या डिफरेंस है। जैसे 2 4 का आधा है, 4 8 का आधा है, और 2 जो है दुगना है 2 से। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, दोनों के बीच कितना अंतर है ये देख सकते हैं। लेकिन जो क्रमवाचक होता है पहला, द्वितीय, तृतीय, उसमें हम नहीं देख सकते कि कौन कितना अधिक है, कौन कितना कम है। हमें सिर्फ आज इसका प्रयोग करना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है, उपयोगिता के प्रकार, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो दूसरा हम क्या नोट डाउन कर लें, सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को आज हम नहीं देखेंगे, हालांकि दोनों मिले हुए हैं, मतलब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता का आज हमें प्रयोग करना है किसमें, उपभोक्ता संतुलन में। इसके बाद हमें देखना है कि उपभोक्ता क्या होता है, और उपभोक्ता की दो चीजें हमें याद रखनी है। एक तो उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहले यदि हम इस पर बात करें तो मैं भी एक उपभोक्ता हूं, आप भी एक उपभोक्ता हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है। वह किसी ना किसी चीज के लिए किसी ना किसी जो आवश्यकता होती है वह उस पर डिपेंड रहता है और दूसरे से क्रय करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। उपभोक्ता क्या होता है, जो अंतिम रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो हर व्यक्ति, चाहे वह उत्पादक ही क्यों ना हो, वह भले ही किसी वस्तु का निर्माण करता हो, जैसे कि जूते का निर्माण करने वाली फैक्ट्री है, उसका जो मालिक है वह भी एक उपभोक्ता है। क्यों, क्योंकि वह जूते अकेले का निर्माण करके ही अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। वह कार खरीदता है, मकान खरीदता है, कपड़े खरीदता है, खाने के लिए जो खाद्यान्न है उनको खरीदता है, तो वो भी एक उपभोक्ता है, दूसरी फैक्ट्रियों से क्रय करता है। तो ये हो गया उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की जो आय होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, और आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित। तो उपभोक्ता की आय, इसको भी ध्यान में रखना है। उपभोक्ता की आय ये कैसी होती है, आय होती है सीमित, और आवश्यकताएं क्या होती हैं उपभोक्ता की, असीमित। आय तो सीमित होती है और जो आवश्यकता है वह असीमित होती है। अब हमें संतुलन बिठाना है किसका, उपभोक्ता का। तो उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलित होगा, तो उसमें हमें गणनावाचक दृष्टिकोण का ध्यान रखना है, सीमांत उपयोगिता का ध्यान रखना है, और उपभोक्ता की आय और आवश्यकता को देखना है। अब चारों का इसमें जिक्र होगा, इसलिए हमने ये चारों चीजें नोट डाउन कर ली हैं, क्या क्या उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। अब हम संतुलन की परिभाषा समझ लें कि उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है। तो उपभोक्ता की जो आय होती है, आय कैसी होती है, सीमित। उस आय को वह इस प्रकार से व्यय करता है जो उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं हैं वह उनको खरीद सके
और अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर सके। मतलब उसकी जितनी आय है उसके अनुसार वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता की, प्रत्येक तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रारंभिक प्रत्येक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए आय को किस प्रकार से खर्च करे, व्यय करे कि वह संतुष्ट हो जाए, तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन कह सकते हैं। अब जैसे हमारी आय है, मासिक आय मान के चले हम 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये को हम किस प्रकार से व्यय करें कि हम संतुष्टि को प्राप्त करें। जैसे खाने पे कितना व्यय करना है, कपड़े पर कितना खर्च करना है, पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्च करना है, ये सब क्या रहती हैं, मदे रहती हैं जिसमें हमें खर्च करना होता है। तो उसी संतुलन को आज हमें समझना है। तो एक परिभाषा देख लें हम। परिभाषा क्या है? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित, जो हमने लिख लिया यहाँ पर, सीमित द्रव्यिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जो भी वस्तुएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो पूर्ति करता है अपनी आय से और संतुष्टि को प्राप्त करता है, उस समय उपभोक्ता क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। अब इसकी जो गणना की जाती है अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र के अनुसार इन 4 चीजों को उसमें ध्यान रखा जाता है। तो इन्हें हम या तो शर्तें मान सकते हैं या फिर इनकी मान्यताएं भी मान सकते हैं। यहाँ लिख लें ये भी हम, क्या है उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि शर्तें क्या क्या हैं या फिर मान्यताएं क्या हैं। शर्तें या मान्यताएं दोनों एक ही बात है। तो पहली शर्त क्या होगी? उपभोक्ता संतुलन यदि हम देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना चाहिए। उपयोगिता का जो ह्रास नियम है, जो हमने कल समझा हुआ है, वो इस पर लागू होना चाहिए। ये पहली शर्त है हमारी। इसके बाद जो आवश्यकता है, उपभोक्ता की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। किसी, हमने इस चैप्टर में एक लाइन पढ़ी हुई है, विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। किसमें पढ़ा हुआ है? उपयोगिता ह्रास नियम में। ये उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है? क्योंकि किसी भी जो आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, वह तो असीमित होती हैं, लेकिन कोई विशिष्ट आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। जैसे कि भूख है, भूख के लिए क्या आवश्यक है? खाने की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर एक वस्तु और 2 वस्तु का हमें उदाहरण लेना पड़ेगा समझने के लिए। तो अभी हम सिर्फ एक वस्तु के लिए समझ लें। तो यहाँ पर क्या कर लें? दूसरी शर्त हमारी, उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है। एक वस्तु का उपभोग, ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। अब आ जाते हैं हम गणनावाचक दृष्टिकोण पे मार्शल के। तो मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण में क्या कहा है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितनी की उसको उपयोगिता मिलती है। उसी उपयोगिता के आधार पर हमें क्या करना है? उपभोक्ता संतुलन देखना है कि गणना का जो उसने दिया है कि किस प्रकार से गणना की जाती है। किस प्रकार से गणना की जाती है? जिस समय हमने ये चैप्टर किया हुआ था उसमें हमने समझा था कि मार्शल क्या कहते हैं कि ये मान के चलें कि एक व्यक्ति यदि इस किसी किताब के लिए 50 रुपये देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि वह किताब उसके लिए 50 रुपये की उपयोगिता रखती है। ये इसका नियम कहता है। मतलब इसकी जो मान्यता है या दृष्टिकोण है उसके अनुसार इसकी गणना की जाती है। किसकी? उपयोगिता की। उपयोगिता को मापा जाता है यूटिल में। तो 50 यूटिल के बराबर, यदि 50 रुपये दे रहा है तो 50 यूटिल के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है, और यदि 10 रुपये दे रहा है तो 10 रुपये के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है। ये हमने समझा हुआ है। और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण था जिसे समर्थन देते हैं कौन? हिक्स और एलन जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री, वो क्या कहते हैं कि इसे द्रव्य में मापा ही नहीं जा सकता। इसे क्या कर सकते हैं? हम एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया था कि सेब पर यदि 20 रुपये खर्च करता है और केले पर 10 रुपये, तो केले की तुलना में सेब से अधिक उपयोगिता उसे मिलती है, ये कह सकते हैं। उसे माप नहीं सकते। लेकिन मार्शल क्या कहते हैं? केले से यदि 10 यूटिल की उपयोगिता मिल रही है तो केले की तुलना में सेब से उसे अधिक यूटिल की उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जिस पर वह 20 रुपये खर्च कर रहा है। ये हमने समझा हुआ था। अब हम समझते हैं क्या संतुलन की स्थिति कौन सी होती है। तो संतुलन की स्थिति मार्शल के अनुसार यदि हम देखें
तो मार्शल क्या कह रहे हैं कि वह उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी की उसे उपयोगिता रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी शर्त फिर क्या होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता होनी चाहिए बराबर कीमत के। जिस भी वस्तु की, जो वस्तु वह यूज कर रहा है, मान के चलें यहाँ एक्स वस्तु है, तो एक्स वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, जब वह बराबर होगी एक्स वस्तु की प्राइस की, तो उस समय जो उपभोक्ता है वह क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। किसके अनुसार, मार्शल के अनुसार। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, परिभाषा क्या बोल रही है, संतुलन की स्थिति में उस समय होगा जबकि वह अपनी सीमित द्रव्यिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब यहाँ हमने एक वस्तु का उदाहरण ले लिया, मान के चलें कोई वस्तु है एक्स, ये एक्स वस्तु हुई, इसकी इकाइयों का वह उपभोग करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता उसको प्राप्त हो रही है, यहाँ कर लेते हैं हम 30, 25, 20, 15, 10 और 5, और 7वीं इकाई पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो घटती जाती है, पहली इकाई पर तो अधिक मिलती है, दूसरी इकाई पर कम हो जाती है, तीसरी इकाई पर और कम हो जाती है, चौथी इकाई पर और कम होती जाती है। मतलब ये क्या जाती है, घटती हुई हमें शो होती है, घटती हुई प्राप्त होती है। अब हमें समझना है संतुलन, तो हमें जो वस्तु की कीमत है उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम वस्तु की एक्स, ये तो इकाइयाँ हुई, अब यहाँ हम कर लें वस्तु की कीमत, यानी एक्स की कीमत। तो कीमत हम ले लें, ये मान के चलें कि उस वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो पहली इकाई की कीमत भी 10 रुपये होगी, दूसरी इकाई की कीमत भी 10, तीसरी की भी 10, चौथी की भी 10, पाँचवीं की भी 10, छठी की भी 10 और 7वीं की भी 10। मतलब एक इकाई की प्रति इकाई कीमत कितनी है, 10। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रति इकाई। एक इकाई की कीमत 10 रुपये है। अब ये संतुलन की स्थिति में कब होगा, ये मार्शल क्या कहते हैं, उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब कुल जो सीमांत उपयोगिता है, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत क्या हो, बराबर हो। हमने शर्त क्या ली है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो उस वस्तु की प्राइस के, यानी वस्तु यदि एक्स है तो एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इस टेबल में देखें तो दो, एक शर्त ये हमारी पूरी होना चाहिए, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तो हम लागू कर रहे हैं, ये कंडीशन हमें देखना है। एक वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, हमने एक एक्स वस्तु मान ली है। अब ये तीसरी कंडीशन, ये शर्त हम देख लें क्या लागू हो रही है। यहाँ पर देखें पहली इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30, वस्तु की कीमत कितनी है, 10, यानी मार्जिनल यूटिलिटी अधिक है किससे, कीमत से। दूसरे नंबर की इकाई पर आते हैं तो यहाँ पर कीमत मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 25 और कीमत 10, तो कीमत हमेशा 10 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इधर भी अधिक है कीमत से। इधर 20 है तो ये भी अधिक है, यानी MU ग्रेटर देन P। इधर भी अधिक है तो MU ग्रेटर देन P। इधर ये क्या हो गई, 5वीं इकाई पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी और वस्तु की कीमत दोनों क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है और वस्तु की कीमत भी 10 है, तो यहां हो गया मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू P। नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है और वस्तु की कीमत अधिक हो गई है, तो MU लेस देन P, ये भी हो जाएगा MU लेस देन P। यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तो 3 कंडीशन हमारे सामने निकल के आती हैं। या तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह क्या होगी, अधिक होगी, किससे, कीमत से, और ये होगी बराबर, तो ये होगी हमारी संतुलन की स्थिति, यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा कहाँ पर, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और वस्तु की प्राइस बराबर हो। यहाँ पर क्या है, कम है,
जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम है। जहां पर उपयोगिता मिलना कम हो जाती है वहां पर उपभोक्ता क्या करता है, वहां पर अपनी आय का व्यय नहीं करता, वहां पर खर्चा नहीं करता है। क्या करता है, जो वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं होगी उस पर आप खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। तो जहां पर उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है वहां पर आय का व्यय नहीं होता, मतलब अपने पैसे खर्च नहीं किए जाते। यहाँ पर संतुलन की स्थिति है, मतलब हमें जो उपयोगिता मिल रही है, जिस भी वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस वस्तु की जो कीमत है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी हम संतुलन की स्थिति में होंगे। किसके अनुसार, जो मार्शल हैं उनके गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार। वो क्या कहते हैं कि एक उपभोक्ता उतनी कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी की उसको उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर हमारा संतुलन का जो शर्त है वह कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसे एक ग्राफ के द्वारा और समझ लें। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हमें क्या क्या रखना है, यहां से कर लें हम 20-20 का कर लेते हैं, ताकि सभी हमारे जो आंकड़े हैं वो कंप्लीट इसमें आ जाए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये तो हो गई हमारी क्या, जहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी दिखाना है, यानी क्या दिखाना है, यहां पर उपयोगिता हमको शो करना है, सीमांत उपयोगिता। ये हो गया हमारा MU। इसके बाद आ जाइए, हमें क्या दिखाना है, फिर इकाइयां दिखाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये क्या हो गई हमारी इकाइयां किसी वस्तु की, जो हमने वस्तु उपभोग में ली है। क्या माना है उसको, X वस्तु की इकाइयां। अब हमें ग्राफ पर संतुलन समझना है, तो ग्राफ पर किस प्रकार से शो करेंगे, इसी टेबल को हमें, जैसा कि हमने पिछले क्लास में किया था, मार्जिनल यूटिलिटी को पहले दिखा देते हैं। पहली इकाई पर कितनी मिल रही है, 30। तो 30 पर यहां पर पॉइंट कर दें, ये हो गया 30। दूसरी पर 25, तो ये 2, 30, 20 और 5, 25। इसके बाद 20 तीसरी इकाई पर, तो ये 20। चौथी इकाई पर कितना मिल रहा है, 15। तो 10, 5, 15। पांचवी इकाई पर 10। छठी इकाई पर 5। सातवीं इकाई पर 0। पहले हम जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। उपयोगिता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी हुई। अब हमें दिखाना है कीमत। तो कीमत सभी इकाइयों की क्या है, समान है, यानी 10 रुपए। तो यहां से हम 10 रुपए क्या करेंगे, यहां पर ये क्या हो गई वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत। कहां पर मिलान हो रहा है इसका, जो पांचवी इकाई पर देखिए, यहां पर भी पांचवी इकाई पर हमारा मैच हो रहा है, यानी पांचवी इकाई पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर हैं। यहां पर भी वस्तु की कीमत और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दोनों एक पॉइंट पर काट रही हैं। तो ये जो बिंदु है ये क्या है, संतुलन का बिंदु है। किसका संतुलन, उपभोक्ता संतुलन बिंदु। समझ में आया। ग्राफ पर किस प्रकार से दिखाएंगे, जिस भी वस्तु की हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है, पहले यूटिलिटी का हम ग्राफ कर लेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसका ग्राफ कहां जाता है, नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, ये भी हमने समझा हुआ है कि पहली इकाई के उपभोग से किसी भी वस्तु के हम उपभोग करें, पहली इकाई के उपभोग में जो तीव्रता रहती है वह सबसे अधिक रहती है। तो पहली इकाई पर हमें सबसे अधिक यूटिलिटी प्राप्त होती है। उसके बाद जो उत्तरोत्तर इकाइयां होती हैं उनके उपभोग करने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटती जाती है। इसलिए ग्राफ नीचे की ओर जाता है। और जब कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है,
शून्य हो जाती है, और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, कुल उपयोगिता में कमी आने लगती है, तो फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह माइनस में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर देखिए 7वीं इकाई पर अधिकतम है, इसको जोड़ेंगे हम, टोटल उपयोगिता निकालेंगे तो ये अधिकतम होगी, और इसके 8वीं इकाई पर जाएंगे तो फिर ये और माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कट हो रहा है या जो निशान लग रहा है जहाँ पर कुल उपयोगिता जहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी और वस्तु की कीमत मिल रहे हैं एक बिंदु पर, उस बिंदु पर उपभोक्ता क्या होगा, पूर्ण संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसी प्रकार हम ये देख लेते हैं इसकी शर्त क्या थी, यानी यहां कर लें, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या माना, वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। एक्स वस्तु माना हमने, और ये बराबर होना चाहिए किसके, वस्तु की कीमत के। ये हमारी शर्त थी। अब इसको ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास ये डाटा हमें नहीं है तो हम एक उदाहरण लेके समझेंगे। जैसे हमने ये ले लिया था कि माना वस्तु की कीमत हम और कुछ मान लें, जैसे कि यदि दूसरा लेंगे तो वस्तु की कीमत और कम मांगेंगे, तो फिर कहाँ पर मैच होगा, ये दूसरी जगह पर होगा। जैसे वस्तु की कीमत यदि 15 होगी तो सभी की कीमत कितनी होनी चाहिए, 15। सभी पर यदि 15 होगा तो फिर मिलान कहाँ पर हो जाएगा, 15 पर मिलान होगा। और वस्तु की कीमत यदि 5 होगी तो फिर मिलान कहाँ पर होगा, छठी इकाई पर होगा। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी अधिक है, किससे, कीमत से, वहाँ पर उपभोक्ता क्या करता है, अधिक जो इकाइयाँ रहती हैं उनका उपभोग करता जाता है, जब तक कि वह कहाँ तक नहीं पहुँच जाता, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ना हो जाए किसके, उस वस्तु की प्राइस के। जब तक कीमत बराबर नहीं होगी सीमांत उपयोगिता की, तब तक इकाइयों का उपभोग करेगा, और जब बराबर हो जाएगी तो उसके बाद उपभोग नहीं करेगा, फिर त्याग करने लगेगा। जैसे अब यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है किससे, कीमत से, तो यहाँ पर त्याग कर देगा, और यहाँ पर जब तक बराबर नहीं आ जाती तब तक वह क्या करता रहेगा, उपभोग करता रहेगा। अब जैसे इसको हम यदि और करें, संतुलन का बिंदु कर संतुलन पर लाएं, तो संतुलन कैसा होगा इसका, ये हो जाएगा किसमें देखें, आनुपातिक तौर पर देखें यदि, तो MU(x) अपॉन ये हो जाएगा PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो वस्तु का उदाहरण लिया है, अपॉन प्राइस ऑफ X, यानी जिस वस्तु की कीमत है उससे हम भाग दे देंगे उसमें, उसकी सीमांत उपयोगिता में, तो निकल कर क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए। किस प्रकार से, देखिए अब सीमांत उपयोगिता भी यहाँ पर 10 है, सीमांत उपयोगिता भी 10 है और कीमत भी 10 है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, यानी क्या होना चाहिए, संतुलन 1 होना चाहिए। अब यदि दो वस्तुओं का उपभोग देखें हम, दो वस्तुओं का उपभोग होगा तो फिर क्या होगा, इन जो हमने आनुपातिक निकाला है इनका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे कि संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब उस वस्तु की कीमत उस वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। अब दो वस्तुओं के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, फिर दो वस्तुओं के संदर्भ में किस प्रकार से ये शो करेगा, किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये तो हमने देख लिया एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन। यदि हम दो वस्तुओं का देखें मार्शल के अनुसार तो क्या कहते हैं, मार्शल होगा किस प्रकार से, क्या कंडीशन होगी, जब हम दो वस्तुओं का लिखेंगे, जैसे हमने पहली कंडीशन लिखी हुई है मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होना चाहिए किसके, कीमत के, तो यही समझ लेते हैं। तो यहाँ दो वस्तुओं के संदर्भ में क्या होगा, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, हम दो वस्तुएं मान लेते हैं, जैसे कि एक है x और दूसरी है y, ये दो वस्तुएं हैं। अब x वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन उस वस्तु की प्राइस, यानी P ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर होना चाहिए किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी दूसरी वस्तु, और डिवाइड होना चाहिए किसके, प्राइस ऑफ y, मतलब दूसरी वस्तु की जो प्राइस है उससे भाग देंगे, तो ये कंडीशन उसमें क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ये कंडीशन जब मिलेगी तो उसमें उपभोक्ता पूर्ण संतुलन की स्थिति में होगा। तो दो वस्तुओं के संदर्भ में ये शर्त होगी और एक वस्तु के संदर्भ में ये शर्त होगी।